बच्चों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए यहाँ पे 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आप लोगों को मैथमेटिक्स का 18 फरवरी को एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे प्रथम पाली में दे रहे या फिर द्वितीय पाली में, दोनों छात्रों के लिए वीडियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग यहाँ पे बच्चों 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट वायरल टाइप क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम्स में हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक सारे देखना। मैं आप लोगों को सभी क्वेश्चंस को समझाते हुए चलूंगा ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो एग्जाम्स हॉल में। ठीक है, तो अगर इतना कर लेते हो ना बच्चे तो आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करके आ जाओगे, क्योंकि यही पैटर्न रहेगा और यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरीके से नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। टोटल मैं फिर से बता दूँ, टोटल यहाँ पर हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे और साथ में आपको लघु और दीर्घ उत्तरीय भी मैं आपको बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं क्वेश्चन। तो चलिए इसको पहले देखिए बच्चे, और हर एक सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आपको पाने के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और किसी भी तरह का दिक्कत आती है तो आप जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं आप लोगों को हेल्प जरूर करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे बिना किसी तरीके पहला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या है। कई बार मैंने बता रखा है बच्चा, देखो कि सरलतम रूप का मतलब होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि कोई भी कॉमन नहीं होनी चाहिए, कोई भी संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 92/115। अब बताओ इसमें क्या कॉमन है, तो बोलोगे सर इसमें देखो अगर इसको कटाएंगे तो देखो 23 चौके 92 होता है और 23 पंचे 115 होता है। क्या होता है 23 पंचे 115, ये हो 4/5। मतलब कोई भी संख्या जो कॉमन नहीं होनी चाहिए थी। ये देख 4/5 है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी 4/5। ठीक, 4/5। लेकिन 92 और 115 में क्या कॉमन था, तो 23 कॉमन था। ठीक है, 23 चौके 92 होता है और 23 पंचे 115, तो एक बार कटा लेना। ठीक है ना, ठीक है ना, उस तरीके से आप लोग को यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म बहुत ही सिंपल होते हैं निकालना, सिर्फ और सिर्फ आपको पता करना बच्चे कि 92 और 115 में कौन सी संख्या जो है कॉमन है, उसको कटा देना है और ऐसा रूप लाना है हमको जहाँ पे कॉमन ना दिखे। जैसे यहाँ पे 4/5 जो आया लास्ट में, तो 4/5 में भी अगर कुछ कॉमन रहता है तो इसको भी कटाते, लेकिन यहाँ पे 4 और 5 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है। कितने हो सकती है, अनंत। याद रखना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच हम लोग के कितना परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकता है। थर्ड नंबर हमारे पास प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखो दशमलव प्रसार शांत होने की बात बता रहा है बच्चे। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि अगर कोई भी संख्या p/q के रूप का हो और p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए, कोई भी कॉमन नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, और q का जो अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, हर का जो p/q है ना, p अंश है, q जो हर है, तो हर का 2 और 5 के मतलब गुणनखंड होनी चाहिए। 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आ जाती है तो वो अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। और 2 और 5 देखने को मिलेंगे तो ये हो जाएगा शांत। ठीक है, अब देखो 7/88 में ये तो कोई भी कॉमन नहीं है इस संख्या में, लेकिन जब इसको हल करोगे तो ये 7 × 11 आ जाएगा। देखो ये 2 और 5 के रूप का नहीं, तो ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अशांत। अब देखो यहाँ पे 13/210 कोई कॉमन है, तो बोलोगे सर कोई कॉमन नहीं है। ठीक है ना, जब इसको हल करोगे तो देखो 7 गुने यहाँ पे नहीं, 7 × 3 × 10 हो जाएगा। देखो 7 × 3 × 10, इसमें भी 7 और 3 आ गया, जो 2 और 5 के 10 में 2 और 5 है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आ जाए तो अशांत हो जाएगा, तो ये भी क्या है, अशांत है। ठीक है, अब देखो ये भी आपका क्या है, अशांत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 22, यहाँ पे देखो 2 × 5 × 11, यहाँ पे 11 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये भी आपका क्या होगा, अशांत होगा। अब होगा कौन अशांत, ये होगा शांत। अब देखो कैसे होगा शांत, बोलोगे सर 15 और 1600 में क्या कुछ कॉमन है, तो बोलोगे कॉमन तो है, यहाँ पे 5 कॉमन है, तो यहाँ से कटा दो, 5 × 15, देखो इसको कटाओ 15/1600। ठीक है, तो 5 × 15 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 32 पंचे कितना होता है, ये 32 पंचे 160, तो 320 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 और इसमें कोई कॉमन है, तो बोलोगे कोई कॉमन नहीं, तो अब 3/320 जो आया है, अब इसमें देखो बच्चे 320 का हम लोग को अभाज्य गुणनखंड निकालनी है, तो 320 का देखो 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। 2 160 हो गया, फिर 2 मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको एग्जाम में इतना नहीं करना होगा। ठीक है ना, 2 ये हो जाएगा 40, 2 ये हो जाएगा आपको 20, फिर यहाँ से करेंगे हम लोग देखो 20, फिर 2 10, देखो 2 और 5, मतलब 2 सिर्फ 2 ही आया। देखो यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 ही आया, यहाँ भी 2 ही आया, यहाँ भी 2 आया बच्चे, यहाँ भी 2 और यहाँ पे 5, तो 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आया जब इसका गुणनखंड निकाले तो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस
क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और शांत अशांत में आपको किसी भी तरह का कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो छात्र नहीं पढ़े थे मैं आपको उसको बता दिया, जो छात्र पढ़े थे उसको रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बहुपद dy स्क्वायर प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। हमेशा याद रखना, शून्यकों का जो गुणनफल होगा ये मानक रूप पे तय करेगा बच्चे। जैसे यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c ये होता है द्विघात बहुपद का, लेकिन हम लोग को दिया क्या गया है dy स्क्वायर प्लस में by प्लस में a, मतलब a के जगह पे यहाँ पे d दे दिया गया है, b के जगह पे यहाँ पे b दिया गया है। ठीक है, और c के जगह पे a दे दिया गया है। तो अब मान लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इसका क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, इसका शून्यक है। तो अल्फा इंटू बीटा हम लोग जानते हैं c अपॉन a होता है, किसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग होता है c बाई a, लेकिन इसके अकॉर्डिंग c के जगह पे a है और a के जगह पे d है, तो a अपॉन d इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, a अपॉन क्या हो जाएगा d हो जाएगा। ठीक है, ये a अपॉन d किसका हो जाएगा, तो dy स्क्वायर प्लस में by प्लस में a। बहुत सारे छात्र इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, ये प्रश्न जब भी बोला जाएगा, कोई भी इक्वेशन दिया जाएगा तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले फॉर्म से हमको क्या करना, तुलना करना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। मैंने आपको बता रखा था कि परिमेयकरण गुणांक जो होता है बच्चे, परिमेयकरण गुणांक, इसमें कौन सी संख्या से गुना करेंगे ताकि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग। और सबसे छोटी से स्टार्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे सबसे छोटा है √2, तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √36 हो जाएगा। तो यही हो गया 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है, मतलब 6 का ये वर्गमूल है। ठीक है ना, 6 का स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखो यही इसका परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा। √2 नहीं होता, √3 से लगाते, फिर √6 से लगाते, फिर √18 से लगाते। ठीक है, तो सबसे छोटा मान हम लोग को सबसे पहले देखना है कि कौन सा संख्या इसको परिमेय संख्या जो बना रहा है, तो √2 ही बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्या है, 2 है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, जिसके केवल और केवल क्या हो, 2 ही फैक्टर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि a बराबर BQ प्लस r जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो, तो यदि a बराबर BQ प्लस r जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो यहाँ पे क्या मान होगा। ठीक है, यदि a बराबर BQ प्लस r जहाँ पर a और b धनात्मक पूर्णांक हो, तो देखो a बराबर है BQ प्लस r। ठीक है ना, ये क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल जो होता है ना बच्चे, शेषफल, ये जो शेषफल होता है, शेषफल होता है, देखो ये मैं आपको लिख देता हूँ, ये होता है भाज्य। ठीक है, भाज्य बराबर होता है भाजक। ठीक है, बी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक। ठीक है, और ये होता है आपका भागफल, क्या होता है, भागफल, और ये होता है आपका क्या, शेषफल। ठीक है, आर क्या होता है, शेष होता है। अब बताओ बच्चे, यहाँ पे जब भी किसी संख्या से अगर भाग देते हो तो हमेशा क्या होता है, शेषफल जो होता है वो भाजक से क्या होता है, भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। भाजक से क्या होता है, छोटा होता है, तभी तो शेष बचता है ना। शेषफल जो होता है वो भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसलिए ध्यान देना है बच्चे कि शेषफल जो होगा वो हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा, भाजक से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, और ये शेषफल जो है 0 से कैसे छोटा हो जाएगा, माइनस में तो आएगा नहीं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, शेषफल जो है आर जो है यहाँ पे वो हमेशा क्या होगा, भाजक से छोटा होगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। अगर ये रहता तो ये गलती हो जाता। ठीक है, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ए में है ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था जो आपको समझ में आ रही होगी अच्छे तरीके से। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय, परिमेय संख्या बताना है कि कौन सी है। अब देखो ये तो देखने ही से लग रहा है बच्चे अपरिमेय है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा था कि कोई भी अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो वो हमेशा अपरिमेय होता है। √7 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √8 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √5 से √5 चला जाएगा तो बचेगा 6, जो एक परिमेय संख्या बन जाता है। क्या बनता है, परिमेय संख्या बन जाता है। अब 9 नंबर हमारे पास है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक होंगे क्या। देखो द्विघात बहुपद कोई दिया गया बच्चे, इनमें हमको बताना है कि इसके शून्यक क्या होगा। जब दोनों जगह पॉजिटिव है ना, जब दोनों जगह पॉजिटिव है बच्चे, तो हमेशा याद रखना दोनों ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक। हालांकि एक बार आप लोग ट्राई भी कर सकते हो। तो देखो 35x² आ जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो, और 12x को हम लोग लिख सकते हैं 7x प्लस 5x, बस हो गया। एक x² प्लस में 7x प्लस में 5x प्लस 35, तो एक हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 7,
ये हो जाएगा +5 कॉमन लेंगे तो x+7 हो जाएगा। x+5 एक बार आ जाएगा और एक बार आ जाएगा x+7। x+5 बराबर 0 और एक बार x+7 बराबर 0। एक बराबर x का मान x-5, ये हो जाएगा x का मान x-7। तो -5 और -7 दोनों ऋणात्मक आ गया। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता रखा था कि जब दोनों जगह पॉजिटिव आ जाए ना तो हमेशा याद रखना कि दोनों ऋणात्मक हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, यही हम लोग को बताना है बच्चे। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। √121 ये 11 होता है, √289 ये 17 का मान होता है, √196 ये होता है आपका 14 का। कितना का होता है ये 14 का। ठीक है, लेकिन √27 जो ये 3√3 हो जाता है, 3√3 हो जाता है, ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये अपरिमेय, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है किसी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं कि बहुपद 5y² - 25 के शून्यक होंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, दोनों पाली छात्रों के लिए वीडियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अंत तक सारे देखना, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मत समझना कि कुछ क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो आपको सभी क्वेश्चंस को देखते हुए जाना है बच्चे। सभी क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पे रट लेना है, ताकि इसी तरीके से आप लोग को जैसे ही पूछा जाएगा तो आप आसानी से बना पाओ। शून्यक क्या होगा, 5y² माइनस में 25 को 0 इक्वल कर देना है। इस 25 को इस साइड लेकर जाएंगे तो 5y² बराबर 25 हो जाएगा। 5 से ये 5 बार में कट जाएगा तो y² का मान 5 आ जाएगा। अब y का हमको पता करना है तो y बराबर इधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस माइनस में √5 हो जाएगा। एक बार +√5 एक बार -√5, यही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है तो द्विघाती बहुपद। मैं आपको कई बार बता रखा था कि x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x तो 3x, और ये हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे -40। तो देखो ये सब किस ऑप्शन में है, तो x² - 3x - 40 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि युग्म समीकरण का हल क्या हो गया। देखो a1/a2 तो 1/2 हो जाएगा, ये 2/4 हो जाएगा और ये 4/8 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो 1/2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2। तो तीनों इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये अनगिनत हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनगिनत हल हो जाएगी। याद रखना है बच्चे। ठीक है, मैंने आपको बता रखा था a1/a2 बराबर अगर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2, तो समझ लेना कि इसके अनंत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। थोड़ा सा फास्ट करते हैं हम लोग। यदि बहुपद x² + x - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब एक अगर अल्फा है ना तो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो b का मान पता करना, इसका मान तो इसका मतलब c हमको लेना है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के अल्फा और बीटा के जगह पर 1/अल्फा, ये मान लेते हैं कि अल्फा है और ये मान लेते हैं बीटा है। ठीक है, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर होता है c/a, तो -b/a, तो a के जगह पे 1 है तो अल्फा से अल्फा गया तो b का मान यहाँ पे -1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, -1। ऑप्शन नंबर जो बी करेक्ट है यही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। तो बच्चे अर्धवृत्त का कोण मैं आपको कई बार बता रखा था कि 90 डिग्री होती है अर्धवृत्त का कोण। ठीक है, अगला है कि यदि द्विघात समीकरण इतना है तो a के वास्तविक मूल नहीं है, इसके वास्तविक मूल नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएगा b² - 4ac का मान <0 है। b² - 4ac का मान जो है <0। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वास्तविक मूल नहीं है, इसका मतलब तो d का मान 0 से छोटा है, यही ना होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इस द्विघात बहुपद समीकरण का मूल है तो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखो इसका मान अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो ये हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाती, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -6/2, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, यहाँ से निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा हम लोग को निकला 1/2 और अल्फा इंटू बीटा -3। जब इसको हल करेंगे तो 1/6, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग -1/6। जो ऑप्शन नंबर आपको सी में है, डी में है, यही करेक्ट हो। क्या हो जाएगा, -1/6 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि द्विघात समीकरण समांतर श्रेणी का 21वां पद क्या होगा। ठीक है, तो T21 लिखेंगे, a प्लस में 21 - 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a के जगह पे कितना -3 प्लस 20 × 4 -3 तो 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3 प्लस 20 × 7 140, तो ये हो जाएगा आपका 137 हो जाएगा पॉजिटिव में, क्योंकि माइनस प्लस वाला ज़्यादा है ना, तो 137 हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण यहाँ पे बताना है, ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे
यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसको अगर हल करते हैं हम लोग तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स का पावर 4 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा बच्चे क्योंकि यहाँ पे रूट अंडर एक्स आ गया, होगा ये, क्योंकि बोलोगे सर यहाँ पे तो है 3, लेकिन 3 तो यहाँ पे है ना, जब एक्स क्यूब करोगे तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर, इसलिए हम लोग को ये द्विघात समीकरण देखने से लग रहा है कि होगा। ठीक है, हालांकि उसको सोल्यूशन करोगे तो आपको द्विघात समीकरण के फॉर्म में ही आएगा, तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बच्चे हम लोग, प्रश्न कहा गया है, अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब 0 बराबर होगा a प्लस n माइनस 1, a 80 प्लस n माइनस 1 निकालनी है n का वैल्यू d, तो 76 में से 4 गया, 76 में से 80 गया, माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड एक माइनस 80 बटा में माइनस 4 हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, तो इससे कट जाएगा तो 20 जो कि 80, तो n का वैल्यू 21वां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 21 हो जाएगी, 21वां पद जो होगा ये बच्चे सही उत्तर हो जाएगी, इसका क्या हो जाएगा 21वां पद। ठीक है, अगला देखते हैं कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका सार्वंतर क्या होगा, तो 6 माइनस 4n है ना, तो यहाँ पे n का मान 1 रखो तो 6 माइनस 4 गुने 1 हो जाएगा ये 2, फिर n का मान 2 रखोगे तो 6 माइनस 4 गुने 2, तो ये हो जाएगा माइनस में 2। ठीक है, 2 टर्म आ गया, तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं इसका सार्वंतर, सार्वंतर निकालेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा -4, इसका सही उत्तर हो जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में है कौन सा, देखो ये तो नहीं है क्योंकि ये आपका गुणोत्तर श्रेणी में है, 1 3 9, देखो इसमें भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 7 6 का अंतर हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा बच्चे क्योंकि यहाँ पे देख लो कि 4 में से अगर हम लोग घटाते हैं -2 तो ये हो जाएगा आपका कितना 6, और अगर -6 में से अगर -4 को घटाते हैं -10 हो जाएगा, देखो ये भी नहीं है, ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो घटाओगे तो 1/2 में से 3/2 घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका कितना -2/2, तो -1 हो जाएगा, अगर इसमें से हम लोग घटाते हैं -1/2 से तो ये हो जाएगा -1, बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस सभी जगह सेम आ रही है। मूल बिंदु के नियामक होते हैं 0,0, क्या होता है मूल बिंदु के नियामक 0,0, देखो ये कहा गया कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, QR/BC दिया गया है और PQR ABC का क्षेत्रफल, देखो PQR और नीचे में ABC, यहाँ भी BC नीचे में है, ठीक है ना, तो देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ भी BC में है और यहाँ भी ABC है, तो इसका मतलब सही है, तो इसका कर देना है 2/3 का स्क्वायर, तो यही हो जाएगा इस त्रिभुज का एरिया, तो 4/9 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। 25 है कि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करें, x का मान मतलब इसका मान ज्ञात करना है, ये जब 50 है बच्चे और ये आपका 60 है तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, क्योंकि 60 50 110 180 में से जब ये 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 70 डिग्री हो जाए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि मध्य बिंदु के नियामक क्या होगा, ये R है, ये S है, मानते ये P इसका मध्य बिंदु है, 0,6 है, ये 8,0 है, जब जोड़ेंगे तो 0 + 8/2 तो ये हो जाएगा 4, 0 + 6/2 तो ये 4,3, आंसर हो जाएगा 4,3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। 27 है कि बिंदु 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी क्या होगी, तो दूरी सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं बच्चे, इसको जानते हो ना दूरी सूत्र, x2 में से x1 को घटाएंगे तो 4, 8 में से 4 को घटाएंगे 4 का स्क्वायर, 2 में से 6 को घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √16 + √16 तो ये हो जाएगा 32, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4√2, क्या लिख सकते हैं 4√2। ठीक है, 4 चौके 16 और दूनी 32 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4√2, क्या हो जाएगा 4√2। ठीक है, कई बार मैंने आपको बता रखा है इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट में हम लोग चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है कि sin² 60 + cos² 60 का मान क्या होता है 1 होगा, क्योंकि थीटा प्लस sin² थीटा प्लस cos² थीटा होता है 1। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं क्या होगी, जब देखो संगत बोला गया है बच्चे तो याद रखना प्रतिच्छेदी भी होगा या फिर संपाती, दोनों हो सकता है। ठीक है, अगर असंगत बोला जाएगा असंगत तो ये सिर्फ और सिर्फ समानांतर होगा, क्या होगा समानांतर होगा। अब देखो -6 और -5/2 दोनों निगेटिव में है तो ये तृतीय पाद में हो जाएगा। त्रिभुज PQ और PQR में भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया, देखो PQR में QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है, आप PRS मतलब 120 डिग्री इसका मान दिया गया है, QPR मतलब इसका वैल्यू 63 डिग्री दिया गया है, तो PQR मतलब इसका वैल्यू निकाल लो, तो देखो
ये 120 डिग्री है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये दोनों का मान होता है 180 डिग्री। इस पे कितना डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री। जब ये ऑलरेडी 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 180 में से 120 घटा देंगे। और ये 63 डिग्री है बच्चे, तो 100 तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। तो 180 में से हम लोग 60 प्लस 63 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 180 माइनस 6 12 123 डिग्री। तो ये हो जाएगा कितना 57 डिग्री। कितना हो जाएगा ये 57 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज क्या होगा। देखो क्या प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को अगर समद्विभाजित कर रहा है ना, तो इसका मतलब वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होगा बच्चे ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगी। ठीक है, सामने वाला जैसे जैसे यहाँ पे देखो किसी भी ये मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये अगर समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों भुजा बराबर होता है ना, तो यहाँ से अगर हम लोग कोई लाइन खींचेंगे और ये कोण क्या है समद्विभाजक का काम करता है, तो ये इसको भी क्या करेगा समद्विभाजित करेगा। ठीक है, तो याद रखना आप लोग को समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगी। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर बी सी है, तो ए डी बटा में डी बी है, तो ए ई बटा में ई सी। देखो इसको थोड़ा सा चित्र बना लोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये डी है, ये ई है। ठीक है, डी समानांतर बी सी है। चलिए ए डी बटा में डी बी मतलब ये 2 बटा में 3 है, तो ए ई बटा में ई सी मतलब ये अपॉन ये, तो 2 बटा 3 ही होगा बच्चे। ये ए ई अपॉन ई सी, ये भी क्या होगा 2 अपॉन 3 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में डी और तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए डी बटा डी ई है, बी सी बटा में एफ डी है, तो ये समरूप होंगे किसके। देखो थोड़ा सा चित्र बना लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मानते हैं कि ए बी सी है, ठीक है, और ये मानते हैं कि डी ई एफ है। क्या है डी ई एफ है। ए डी बटा ए बी बटा में डी ई मतलब ए बी बटा में डी, चलिए बिल्कुल करेक्ट है। बी सी बटा में एफ डी है बच्चे, देखो बी सी बटा में एफ डी है मतलब इसके अकॉर्डिंग ये है। बी सी बटा में क्या है एफ डी, तो हम लोग इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं, अगर थोड़ा सा अगर हम लोग चेंज करते हैं ना इसको, तब आपको ये कैसे नजर आएगा। देखो ध्यान देना है बच्चे कि जो इसका देखो जो इसका भुजा बरा रेशियो है ना ए बी बटा में डी ई, और ये इसके जो बी सी बटा में एफ डी है, ठीक है, तो ई एफ बटा में क्या हो जाएगा ई एफ बटा में हो जाएगा ए सी, या फिर ए सी बटा में क्या हो जाएगा ई एफ, ए सी बटा में क्या हो जाएगा ई एफ, तो समरूप होंगे। देखो अगर यहाँ पे देखो पहला और तीसरा, ये पहला हुआ और ये तीसरा, जो कोण ई जो होगा ना वो कोण ए के बराबर होगा। क्या हो जाएगा कोण ए जो होगा वो कोण ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तीसरा और दूसरा यहाँ पे ये है बच्चे, तीसरा और दूसरा यहाँ पे क्या है ये है, तीसरा और दूसरा मतलब कोण सी का जो मान होगा ना कोण सी का वो कोण एफ के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कोण एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देख लेते हैं पहला और दूसरा में कोण डी का जो मान हो जाएगा, कोण डी का मान कोण बी के बराबर हो जाएगा पहला और दूसरा, तो कोण बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो कोण डी के बराबर हो जाएगा। अब देखो तीन जो ऑप्शंस होंगे ये तीनों सही है। अब तीनों में से कोई एक दिया होगा ऑप्शंस में, वही आपका करेक्ट हो जाएगी। बस आपको थोड़ा सा समझना था बच्चे यहाँ पे कि कौन से कोण के बीच में कौन समरूप अगर होंगे ना, तो यहाँ पे रेशियो उसका इक्वल हो जाएगा। कोण ए बराबर कोण एफ नहीं, कोण ए बराबर कोण ई, तो ये गलत हो जाएगा। कोण बी बराबर कोण ई नहीं, कोण बी बराबर कोण डी, जो यहाँ पे दिया गया ये करेक्ट हो जाएगी। कोण ए बराबर कोण डी नहीं, कोण ए बराबर कोण ई होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार और देख लेना बच्चे। ठीक है, समरूप त्रिभुज किसको बोलते हैं ना, जब दोनों भुजाओं का जो रेशियो होगा उसी अनुपात में कोण का भी रेशियो होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दी गई आकृति में पी क्यू ओ त्रिभुज ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो यदि ओ क्यू का मान 3 सेंटीमीटर है तो पी क्यू का मान 4 सेंटीमीटर है, तो ओ पी का वैल्यू क्या होगा। देखो ओ क्यू का वैल्यू 3 है बच्चे, पी क्यू का वैल्यू अगर 4 है तो स्वाभाविक है बच्चे ये 90 डिग्री होती है, तो इसका वैल्यू 5 होगा। 3 4 5, तो सही उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि 3 4 5 एक क्या है पाइथागोरीय त्रिक है। क्या है 3 और 4, 5 पाइथागोरीय त्रिक है। ठीक है, कर्ण का मान निकाल सकते हो यहाँ से। देखो एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी पूछा गया है। मैंने आपको कई बार बता रखा था कि अगर एक्स अक्ष से पूछा जाएगा तो वाई का मान बताना है। ठीक है, तो ये होगा एक्स अक्ष से दूरी। क्या हो जाएगा एक्स अक्ष से दूरी हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 12 इकाई। क्या हो जाएगा 12 इकाई। ठीक है, एक्स अक्ष से बिंदु P 8,12 की दूरी कितना होगा 12 इकाई।
अगर वाई अक्ष से पूछता ना बच्चे, वाई अक्ष से, तब आपको एक्स का मान बताना था। अगला यहाँ पे कि ये वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाले त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है, तो उसका मान होता है 90 डिग्री होता है। देख लो बच्चे, ये कोई वृत्त है, ठीक है, और ये आपका क्या है, त्रिज्या है, और यहाँ से कोई स्पर्श रेखा जा रही है, तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का हमेशा कोण बनता है, याद रखना है, ठीक है। अगला है कि दी गई आकृति में टीपी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि पी टी क्यू का मान 50 डिग्री, पी टी क्यू मतलब इसका मान 50 डिग्री है, तो पी ओ क्यू इसका वैल्यू पता करनी है। तो सिंपल है, ये 50 डिग्री है ना बच्चे, तो ये 180 में से 50 हो जाएगा तो 130 डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगा, आमने सामने का कोण कितना होता है, 180 डिग्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर क्यू अगर थीटा है ना, तो पी क्यू का मान 3 है और पी आर का मान 6 है। देखो ये थीटा है, ये 3 है और ये 6 है बच्चे, ठीक है। तो हमको पता क्या करना है, देन थीटा का वैल्यू पता करनी है, थीटा का वैल्यू। तो चलिए हम लोग को जब ये मान पता है ना, तो ये मान पता है, तो थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये लंब दिया गया है, तो हमेशा याद रखना ये कर्ण होगा, ठीक है, और ये लंब होगा, और ये क्या होगा, आपका आधार होगा, ठीक है। तो हमको थीटा निकालनी है, तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में, तो साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3/6, तो ये हो जाएगा 1/2। अब बताओ 1/2 जो होता है वो साइन कितने डिग्री का मान बराबर होता है, साइन 30 के बराबर। तो साइन से साइन गया तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं कि यदि tan a का मान 3/4 है तो cos a का वैल्यू क्या होगा। सिंपल है, ये p/b हो जाएगा। तो यहाँ से h का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 5। cos a का वैल्यू होता है b/h, तो b का मान यहाँ पे 4 और h का वैल्यू 5, 4/5 सही उत्तर हो जाएगा। cot 44 cot tan 46 दोनों का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो रही है ना, तो इसका मान 1 हो जाएगा। मैंने आपको कई बार बता रखा था किसका मान सबसे अधिक है, किसका मान सबसे अधिक है। tan 45 का मान 1 होता है, इसका वैल्यू 1/2 होता है। cos 90 0 होता है, sin 45 1/√2 होता है। अब बताओ सबसे ज़्यादा किसका है, tan 45 का मान सबसे ज़्यादा है इसमें। यदि एक वृत्त का परिधि इतना है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो 2 × 22/7 मतलब 2πr, आर निकाल ली है और 88 के बराबर है। 22 दूनी 44 दूनी 88, आर का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बच्चे, 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला है कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर पर समकोण है तो साइन पी प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा। देखो ध्यान से देखना है इसको, ये कोई त्रिभुज है बच्चे पी आर क्यू, ठीक है, पी आर क्यू है, ये समकोण है आर पर, तो साइन पी प्लस क्यू कितना होगा। देखो जब ये 90 डिग्री हो गई है तो ये स्वाभाविक है, ये कोण पी और कोण क्यू जो होगा वो 90 डिग्री की इक्वल होगा। तो साइन पी प्लस क्यू जो होगा, इसका मतलब साइन 90 डिग्री की बात हो रही है, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या होगा 90 डिग्री होगी। तो साइन पी प्लस क्यू, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। अगला है हमारे पास कि यदि α/4 का मान 15 डिग्री है तो इसका मान क्या होगा। तो α/4 है ना, α/4 बराबर 15, तो इस 4 को इस साइड लेकर जाएंगे तो अल्फा बराबर 15 चौके 60 डिग्री हो जाएगी। तो √3 कोसेक अल्फा, तो कोसेक अल्फा जो क्या होता है कोसेक 60 हो जाएगा। अब √3 कोसेक 60 का जो वैल्यू होगा √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3। √3 से √3 गया तो ये बचा 2, कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। अगला है कि यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो याद रखना बच्चे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर R² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफलों का योग दिया गया है ना। तो चलिए निकालते हैं। देखो πr1 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा πr2 का स्क्वायर, और R त्रिज्या वाले मतलब R त्रिज्या वाले के बराबर है तो πr²। यहाँ से पाई सभी जगह कट जाएगा तो बचेगा क्या R1² प्लस में R2² बराबर बचेगा R², ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में ही है ये। अगला देखते हैं साइन 90 माइनस ये क्या होता है। साइन 90 माइनस ये होता है कॉस से, क्या होता है बच्चे कॉस से होता है। अगला है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंची थी। यदि दीवार जो सीढ़ी के साथ यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता रहा है हर बार, ठीक है। देखो ये कोई सीढ़ी है बोला गया है बच्चे, सीढ़ी है और ये 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, ठीक है ना, और 60 डिग्री का कोण बनाती है किससे, तो सीढ़ी दीवार के साथ मतलब इसके साथ बनाती है, ठीक है।
तो दीवार की ऊंचाई मतलब ये हमको पता करना था। मान लीजिए ए है और ये बी है और ये सी है, तब बताओ इसके अकॉर्डिंग जो होगा ये 90 डिग्री होती है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कॉस का मान लीजिए, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये लंब का काम करेगा, ये आधार हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा हमेशा। तो यहाँ पे cos 60 का वैल्यू निकालेंगे हम लोग x/15, क्या निकालेंगे x/15, तो ये हो जाएगा cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, x/15, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 15/2, 7.5 मीटर, क्या हो जाएगा 7.5 मीटर। अगला है बच्चे यहाँ पे कि cot 1 डिग्री इंटू cot 89 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो ये दोनों का मान अगर 90 डिग्री हो रही है ना, तो ये 1 डिग्री, एक आंसर यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा एक आंसर हो जाएगा। हमारे पास अगला प्रश्न है कि आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है आर त्रिज्या वाले गोले का, तो ये होता है 4πr², क्या होता है 4πr², ठीक है। तो बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक प्रश्न कर लिए हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं, ठीक है। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताऊँगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक लैपटॉप पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को। और हाँ, किसी भी तरह का दिक्कत आती है आप जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, ठीक है।